मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह लंबे अंतराल के बाद अपने गृह क्षेत्र रोहड़ू पहुंचे। मुख्यमंत्री का यहां पर पहुंचते ही भव्य स्वागत किया गया। वीरभद्र सिंह ने आते ही खुले दरबार का आयोजन करवाया और लोगों की समस्याओं को विस्तार से सुना। विकास कार्यों से संबंधित समस्याओं को सर्किट हाउस के मैदान में बैठकर उन्होंने लगभग 4 घंटों तक सुना। प्रत्येक व्यक्ति से लिखित प्रार्थना पत्र लेकर मौके पर ही संबंधित विभागों को लोगों की समस्याओं को सुलझाने के निर्देश दिए गए। इस मौके पर उनकी धर्मपत्नी व पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह भी स्वयं मौजूद रही। हिमाचल प्रदेश में हुई दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए राज्य परिवहन विभाग एक वैकल्पिक परिवहन योजना तैयार करेगा। फिलहाल इस योजना को अमली जामा पहनाने के लिए परिवहन विभाग ने इस बाबत जनप्रतिनिधियों के अलावा आम जनता और प्रबुद्ध लोगों से भी उनके मशवरे आमंत्रित किए हैं। इसके अलावा अब परिवहन विभाग सड़क दुर्घटनाओं पर गंभीर नजर आ रहा है। लिहाजा अब विभाग परिवहन 2 अन्य विभागों के साथ तकनीकी कर्मचारियों को प्रशिक्षण देगा, तो वहीं अनियंत्रित होती परिवहन व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सख्त कदम भी उठाएगा। हिमाचल प्रदेश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को लेकर परिवहन महकमा बेहद गंभीर नजर आ रहा है। इस गंभीर मसले पर सूबे के परिवहन मंत्री जीएस बाली की अध्यक्षता में शिमला में 2 दिनों की कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला के समापन के मौके पर जीएस बाली पत्रकारों से मुखातिब हुए। कार्यशाला को सफल बताते हुए बाली ने कहा कि राज्य में परिवहन व्यवस्था में और सुधार लाया जाएगा। इसके लिए करीब 1.25 करोड़ रुपए खर्च कर परिवहन विभाग के कर्मचारियों को अन्य संबंधित विभागों द्वारा विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसी के अंतर्गत राज्य पुलिस विभाग और जिला प्रशासन के अधिकारियों को ओवर स्पीड, रैश ड्राइविंग और मोटर व्हीकल एक्ट की अवहेलना करने वालों के खिलाफ शिकंजा कसने के लिए विशेष उपकरण मुहैया कराए जाएंगे। इसके अलावा विभाग द्वारा नई ट्रांसपोर्ट पॉलिसी भी तैयार की जाएगी। 6 साल में रोड मैप बनाया है कि कैसे करके उसको कम करेंगे। वर्कशॉप्स करेंगे, ड्राइवर की ट्रेनिंग होगी, ड्राइवर का आई टेस्ट होगा, ड्राइवर का डेप्टी टेस्ट होगा और डिप्टी कमिश्नर, एसडीएम्स उस लेवल तक के अधिकारियों को और पुलिस को एक बजट हमने दिया है कि जिसके तहत वो लोग चेकिंग करेंगे और उनको एक रूट्स दिए हैं जिसके ऊपर ट्रैफिक जो है उसका उल्लंघन होता है, ट्रैफिक रूल्स का, उनके ऊपर काम करेंगे। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए एक पूरी ट्रांसपोर्ट पॉलिसी जो है वो हम अगले 100 दिन में लेके आ रहे हैं और उसमें काफ़ी कुछ किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में रोजाना बड़ी तादाद में निजी वाहनों का पंजीकरण होता है, लिहाजा यहां वाहनों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसे में परिवहन विभाग अब इस समस्या से निपटने के लिए वैकल्पिक परिवहन योजना लाने पर विचार कर रहा है। तो जो रोड में स्कोप जो है एक्सपेंशन का लिमिटेड है टोपोग्राफी के कारण, तो हमने ये कहा कि अगर कहीं पे ये भी कंसल्टेंट लगा करके देखा जा सके कि ट्रैफिक को मेन शहरों को जोड़ने के लिए अगर कहीं पर रोपवे कामयाब हो सके, जैसे बद्दी से कसोली के लिए, शिमला से परवाणू के लिए, तो उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। बहरहाल राज्य परिवहन विभाग ने सूबे में जनता सुरक्षा और बेहतर परिवहन प्रबंधन की नई कोशिश का आगाज किया है। विभाग को उम्मीद है कि ये योजना आने वाले वक्त में सकारात्मक सिद्ध होगी। शिमला से कैमरा पर्सन राजेश कुमार और मोहित प्रेम शर्मा के साथ नेहा शुक्ला, डे नाइट न्यूज। हिमाचल प्रदेश के परिवहन मंत्री जीएस बाली ने राज्य के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से कांग्रेस द्वारा बीजेपी के खिलाफ तैयार की गई चार्जशीट में एचपीसीए के मामले की जांच करवाए जाने के अलावा अन्य मुद्दों पर भी जांच करवाने की अपील की है। जीएस बाली ने कहा है कि विपक्ष में रहते हुए उनकी अध्यक्षता में चार्जशीट कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें एचपीसीए समेत बीजेपी नेताओं पर बेनामी भूमि सौदों के आरोप जैसे कई अन्य गंभीर आरोप भी शामिल हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ एचपीसीए मामले पर ही कार्रवाई की गई है, जबकि चार्जशीट में शामिल अन्य आरोप भी एचपीसीए की तरह ही बेहद गंभीर हैं। लिहाजा उन पर भी सरकार को कार्रवाई अमल में लानी चाहिए।
हिमाचल प्रदेश के परिवहन मंत्री जीएस बाली ने राज्य के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से कांग्रेस द्वारा बीजेपी के खिलाफ तैयार की गई चार्जशीट में एचपीसीए के मामले की जांच करवाए जाने के अलावा अन्य मुद्दों पर जांच करवाने की अपील की है। जीएस बाली ने कहा है कि विपक्ष में रहते हुए उनकी अध्यक्षता में चार्जशीट कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें एचपीसीए समेत बीजेपी नेताओं पर बेनामी भूमि सौदों के आरोप जैसे कई अन्य गंभीर आरोप शामिल थे, लेकिन अभी तक सिर्फ एचपीसीए मामले पर ही कार्रवाई की गई है, जबकि चार्जशीट में शामिल अन्य आरोप भी एचपीसीए की तरह ही बेहद गंभीर हैं, लिहाजा उन पर भी सरकार को कार्रवाई अमल में लानी चाहिए। मुझे भी ऐसे लगता है कि ये कहीं एचपीसीए पे आके सुई अटक गई है। हमें इसमें चार्जशीट में एचपीसीए के उसमें जो बाकी मेरे अहम चार्जेस थे वो कहीं छुप के रह गए हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहूंगा और पुलिस के अधिकारी जो कर रहे हैं उनसे भी कि एचपीसीए से आगे निकल के भी जो महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर मैंने चार्जशीट बनाई है उसको देखें और उसके ऊपर एक्शन लें। और एचपीसीए तो अब जुडिशियल उसमें जाने वाला है सिस्टम में, मगर जो बाकी बिंदु हैं उनके ऊपर जो है अपना जोर डालें। उनको नहीं बहुत बड़े महत्वपूर्ण इशू है। चार्जशीट की कॉपी आप लोगों के पास है और तकरीबन 1.5 दर्जन से ऊपर है ना। वो प्रायोरिटाइज उन्होंने किया होगा एचपीसीए, मगर देयर आर द अदर आल्सो फॉर मी व्हेन आई मेड ए चार्जशीट फॉर ईच एंड एवरी चार्ज वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिस दिन मैंने यहाँ पे मुझे बनाया गया था, मैंने यहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये कहा था कि मैं किसी को भी इम्प्लीकेट नहीं करूंगा जब तक मेरे पास उसके प्रूफ नहीं होंगे, और किसी को बख्शूंगा नहीं अगर प्रूफ मिलेंगे। तो मैंने अपना कर्तव्य का पालन करते हुए चार्जशीट बना करके हमने राष्ट्रपति मोदी जी को दी थी और उसके ऊपर गवर्नमेंट ने उसको अपना दस्तावेज बनाया है। पर मैं ये कहूंगा कि एचपीसीए का हो गया, अब बाकियों पे भी जोर लगाए सरकार। लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद सिरमौर कांग्रेस कमेटी की पहली बैठक कांग्रेस भवन नाहन में संपन्न हुई। बैठक में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पार्टी को मिली हार पर चिंता जाहिर की, साथ ही हार के कारणों पर भी विचार प्रकट किए। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष अजय सोलंकी ने की। इस बैठक में ब्लॉक स्तर के पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए कि लोकसभा चुनाव की रिपोर्ट जल्द जिला कार्यकारिणी को भेजी जाए, जिसे आगे हाईकमान को भेजा जाएगा। इस रिपोर्ट में बताया जाएगा कि आखिर क्यों पार्टी को सत्ता में होने के बावजूद लोगों का समर्थन नहीं मिल पाया और हार का सामना करना पड़ा। कुल मिलाकर कांग्रेसी गढ़ में भाजपा खूब सेंध मार रही है। जिला अध्यक्ष अजय सोलंकी ने बताया कि हाईकमान के आदेशों के अनुसार बूथ स्तर तक जाकर पार्टी कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव पर रिपोर्ट तैयार करेंगे। और लोकसभा चुनावों के बाद ये प्रथम बैठक है। इसमें जो हमारा एजेंडा है आज का, उसमें पिछला जो लोकसभा चुनाव के नतीजे हुए हैं उसका विवरण सबसे लिया जाएगा और पार्टी संगठन को बूथ स्तर पे किस तरह मजबूती दी जाए उसके लिए सबके सुझाव लिए जाएंगे और उस पर जो है अमल भी करने के लिए रूपरेखा तैयार की जाएगी। कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाले सिरमौर जिला में पार्टी को लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। जिले के 5 चुनाव क्षेत्रों में से पार्टी को मात्र 2 चुनाव क्षेत्रों में ही बढ़त मिली थी, जबकि विधानसभा चुनाव में पार्टी को 5 में से मात्र 1 सीट पर ही जीत मिल पाई थी। डे एंड नाइट न्यूज़ के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। जिला ऊना में सरकारी भूमि पर बने मकानों पर लोक निर्माण विभाग द्वारा जेसीबी मशीन की सहायता से उन्हें तोड़ा गया। लगभग 1 दर्जन के करीब मकानों पर विभाग की मशीन चली, जिस कारण 100 के करीब लोगों को इसका दंश झेलना पड़ा और इन लोगों ने अब मकान गिरने के कारण खुले आसमान के नीचे खेतों में अपना गुजर बसर शुरू कर दिया है। शिकार हुए लोग इसे राजनीतिक भावना से जुड़ा बता रहे हैं। गगरेट के मावा सीदिया गांव में उच्च न्यायालय के आदेशों पर 1 दर्जन भवनों पर गाज गिरी। कार्रवाई अमल में लाते हुए लगभग 1 दर्जन भवनों को गिराया गया। इससे पहले 2 भवनों को गिराया गया था। हाईकोर्ट के आदेशों के अनुसार सरकारी भूमि पर बने इन भवनों पर एसडीएम अंब अशोक चौहान के नेतृत्व में कार्रवाई अमल में लाई गई।
सुबह से ही इन भवनों को ध्वस्त करने का काम आरंभ हुआ। इन भवनों को गिराने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था। प्रशासन ने हाईकोर्ट के आदेशों की पालना करते हुए अपना काम पूरा किया। हालांकि जिन लोगों ने यह भवन बनाए थे वह मजबूरी में प्रशासन का सहयोग करते हुए सामान को खुले में रखकर आशियानों को उजड़ते हुए देख रहे थे। इस कार्रवाई के साथ 11 परिवारों के साथ 100 के करीब लोग प्रभावित हुए हैं। प्रभावित परिवारों ने घरों को खाली कर खुले खेतों में सामान रख दिया था। इस कार्रवाई से अन्य अवैध भवन कब्जा धारकों में भी हड़कंप मच गया है। एसडीएम अशोक चौहान ने कहा है कि हाईकोर्ट के आदेशों पर यह पूरी कार्रवाई अमल में लाई गई है। लोक निर्माण विभाग की मशीनरी के माध्यम से सरकारी भूमि पर अवैध तरीके से खड़े किए गए भवनों को गिराया जाएगा। ये हमारे पास एक सरकारी ज़मीन पे इंक्रोचमेंट के केसेस बने थे, जिसमें तहसीलदार साहब की कोर्ट से फैसला हुआ था, एसटी कोर्ट से फैसला हुआ था और अपील जो है वो डिवकॉम के पास है। परंतु इसमें साथ में ही एक रिट जो है वो माननीय जो हमारा उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट जो है उसमें हुई थी और हाई कोर्ट की तरफ से आदेश आया था कि इसको 48 घंटे में इसको डिसमेंटल करके पोजीशन लिया जाए और उसी आदेश के तहत इसमें कार्रवाई हो रही है। ग्राम पंचायत भवन के लोगों की माने तो यह राजनीतिक की भावना से काम किया जा रहा है, क्योंकि यह घर 50 साल पुराने समय से बने हुए हैं और यहाँ पर सिर्फ चुनिंदा लोगों के घरों को आदेश के मुताबिक तोड़ा जा रहा है। सानू कोई पता नहीं कि क्या कारण तक काते तोड़े मकान। सानू पता लगना चाहिए था भी 200 साल पुरानी आबादी साडी 40 जी है, सारे घर से बाहर बैठे हैं। इस वेले कोई सानू ऐसा ना रोटी ना साधन, कोई साधन नहीं साडा इस वेले। उसने ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਤੋੜਾਏ ਆ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਤੋੜਾਏ ਆ। 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ 28 30 ਸਾਲ ਦੇ ਬਸਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 10 ਸਾਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਸ਼ਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਸ਼ਿੰਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜਾਰੇ ਆ ਅਗਰ 10 ਸਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 200 ਸਾਲ ਦੇ ਔਰ 200 ਸਾਲ ਦੇ ਮਕਾਨ ਤੋੜੇ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਤੋੜੇ ਗਏ ਆ? इसका कारण गाँव की कोई कंप्लेंट है किसी की या कोई द्वेष की भावना, तभी हुआ ऐसा काम। और ही पूरे हिमाचल में ऐसे मकान पड़े हुए हैं काफ़ी शामलाट में, ऑल इंडिया में पड़े हैं, ऊपर एरिया में सभी शामलाट में मकान है, बगीचे लगे हुए हैं और भी कई गाँव में मकान है। यही मावा सिंधिया में ऐसा काम हुआ कभी। डे एंड नाइट न्यूज के लिए ऊना से संदीप खड़वाल की रिपोर्ट। खादी बोर्ड में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नई स्कीमें लाई जाएंगी, जिसमें ग्रामीणों को रोजगार मिलेगा, साथ ही प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होगा। यह बात हिमाचल प्रदेश खादी ग्राम एवं ग्राम उद्योग बोर्ड के उपाध्यक्ष रमेश चौहान ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि खादी बोर्ड को 2 स्कीमों में जोड़कर एक नई प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम स्कीम तैयार की गई है, जिसमें खादी उद्योगों से जुड़ने वालों के लिए बेहतर सब्सिडी और सुविधाएं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सुंदरनगर में बंद पड़े खादी ग्राम उद्योगों को भी शुरू किया जाएगा व कांगड़ा में भी बोर्ड की यूनिट स्थापित की जाएगी। उन्होंने अपनी प्राथमिकता बताते हुए बताया कि खादी बोर्ड को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए पंचायत स्तर पर प्रधानों व पंचायत प्रतिनिधियों के साथ मिलकर खादी उद्योगों की स्कीमों की जानकारी देने के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया जाएगा। प्रदेश में खादी बोर्ड का जो बहुत स्कोप है, इसमें कुछ क्षेत्र में बहुत कार्य कभी करने वाला है। सबसे बड़ा तो यह है कि हिमाचल प्रदेश में खादी की स्कीमों के बारे में लोगों को जानकारी ही नहीं है। मैं उस लोगों को जानकार करने के लिए अवेयरनेस कैंप लगाऊंगा, जिसमें मैं पंचायतों के प्रतिनिधियों को, जिसमें मैं महिला मंडल और युवक मंडल के प्रतिनिधियों को, आम कार्यकर्ता को जो है उसके लिए अवेयरनेस कैंप जो है ब्लॉक लेवल के ऊपर लगाऊंगा। कुल्लू के नए एसपी सुरेंद्र वर्मा ने एसपी कार्यालय में एक पत्रकार वार्ता की और प्रमुख कार्यों को करने की जानकारी दी। वीरेंद्र वर्मा ने कहा कि रोड सेफ्टी और ट्रैफिक की समस्या से कुल्लूवासियों को निजात दिलाना उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि ड्रग्स और चोरी या मर्डर से संबंधित घटनाओं पर वे पूरी प्लानिंग करेंगे और इनसे निपटने के लिए पूरी रोड मैप तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिला में कई स्थानों पर मादक पदार्थों की तस्करी हो रही है तथा इसके खिलाफ कड़ाई से निपटा जाएगा। उन्होंने कहा कि जिले में लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए पुलिस बल हमेशा तैयार रहेगा तथा जो भी समस्याएं या अन्य दिक्कतें आती है तो पुलिस को निर्देश दिए जाएंगे कि प्राथमिकता के आधार पर उनका निपटारा किया जाए। मेरी इससे जो प्रायोरिटी है, सबसे पहले एक तो रोड सेफ्टी एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट,
within Kullu town and Manali. Secondly, to deal with the drug menace. Whatever I've heard about the cultivation of narcotics etc. in the districts, उसको डील करने में क्या क्या एफर्ट्स करने हैं, क्या क्या प्लान बनाना, क्या क्या एक्शन प्लान बनाना, ये मेरी सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी। नालागढ़ में पानी की टंकी बनाने वाले सिंटेक्स उद्योग में अचानक आग लग गई। घटना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक 2 करोड़ का माल जलकर राख हो गया था। वहीं आग कैसे लगी, इस बात का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। फायर अफसर हेत सिंह ने बताया कि इस बात की जांच की जा रही है। जांच के बाद ही पता चल सकेगा कि आग कैसे लगी। हर रोज की तरह घूमने निकले थे, हमने देखा कि आग लगी हुई है, तो फिर हम यहाँ पर दौड़े दौड़े चले आए। ये सिंटेक्स फैक्ट्री है डाणा में। अच्छा, कब लगी थी आग? ये सुबह 7:30 बजे तक। मैं तो घर से जब देखा ना धुआं आग लगी हुई है, मैं सोचा सारा में लगा हुआ है, लेकिन जब सारा में मेरे को नजर नहीं आया, फिर मैं यहाँ पहुँच गया। यहाँ आकर के हमने सामान उठा रहे हैं, जो टंकी बनी हुई है, मदद कर रहे हैं। जो सामान बच जाए तो अच्छा बात है, कंपनी का इतना लॉस से हो बच जल सके तो अच्छा बात है, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगा। हमारी मदद से कुछ फायदा हो जाए तो अच्छी बात है। हमारी जो दमकल केंद्र नालागढ़ से 1 वाटर बोजर और 1 वाटर टेंडर उसी समय घटनास्थल के लिए रवाना कर दिया गया, और 1 वाटर टेंडर वाटर बोजर दमकल केंद्र नालागढ़ से भी बद्दी से भी मंगवाया गया। अच्छा, नुकसान का कोई आंकलन लगा है? अभी नहीं, बाद में बताएंगे सर। अभी तो काम जारी है, उसको नुकसान का आंकलन जो है बाद में ही मैं आपको बताऊंगा। सिरमौर जिले का ऊपरी इलाका हरिपुर धार इन दिनों लाल रंग से सराबोर है। बुरांस के फूल सुर्ख लाल रंग की वजह से काफ़ी सुंदर दिखते हैं, साथ ही इन्हें औषधीय गुणों के लिए भी जाना जाता है। लेकिन लंबे समय से स्थानीय लोगों की प्रोसेसिंग प्लांट की मांग पर सरकार ने अब तक कोई ध्यान नहीं दिया है। सिरमौर जिले का ऊपरी इलाका हरिपुर धार इन दिनों लाल रंग से सराबोर है। घाटी में बुराश के फूल खिले हुए हैं, जिससे प्रकृति की सुंदरता और भी बढ़ गई है। ये खूबसूरत नज़ारा यहाँ आने वाले लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बुराश के ये लाल फूल मार्च महीने के अंत में खिलना शुरू होते हैं और मई माह के अंत तक इनकी खूबसूरत लाली देखने को मिलती है। सुंदरता के लिहाज से भी जो है आजकल देखने का मौका है। इधर जो टूरिस्ट लोग आते हैं उनका मन लग जाता है। सरकार से हमारी मांग है कि अभी जो टूरिस्ट लोग आ रहे हैं उनका भी बड़ा मन लग रहा है इधर की कोई ऐसा प्रोसेसिंग प्लांट यहाँ लगाया जाए जिससे जूस जो भी प्रोडक्ट इससे तैयार होते हैं उससे जमींदारों को भी रोजगार मिले, स्थानीय लोगों को, और उससे आमदनी का भी जरिया बन जाए इस इलाके का। बुराश का फूल सिर्फ देखने में ही सुंदर नहीं लगता, बल्कि इससे कई औषधियाँ भी बनाई जाती हैं। बुराश का शरबत पीने से गर्मी और लू से बचने में मदद मिलती है। वहीं बुराश के फूलों से जैम भी बनाए जाते हैं। पूरी घाटी बुराश से लदी हुई है। इससे बहुत सारे फायदे हैं, जैसे जूस बनता है इससे, और औषधियों के लिए भी इसके काम आता है ये। और इससे सरकार अगर इस तरफ ध्यान दे तो इससे यहाँ के लोगों को भी रोजगार मिल सकता है। हालांकि बुराश के फूलों के गुणों को देखते हुए इससे जुड़े व्यवसाय पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। स्थानीय लोग लंबे समय से प्रोसेसिंग प्लांट लगवाने की मांग कर रहे हैं। उनका मानना है कि इससे क्षेत्र में रोजगार के साधन बढ़ेंगे, लेकिन सरकार इस ओर अब तक ध्यान नहीं दे सकी है। नाहन से सतीश शर्मा के साथ नेहा शुक्ला, डे एंड नाइट न्यूज। हिमाचल समाचार में अब तक के लिए बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर,
हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।